हेलो सर। हेलो, हेलो। जी नमस्कार, मैं हितेश। और आप आज हम एक इंटरव्यू सेशन के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, जी। सर। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएंगे ताकि लोग आपके बारे में और मैं जान। एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ मेरे व्हाट्सएप में, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा लिंक एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके 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 सर, कोई इशू नहीं। जी। जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा सर कि आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि लोग आपके बारे में जान सके थोड़ा। जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम प्रखर तिवारी है, और जी। मेरे मतलब मैं 7 साल से बिलासपुर से ही हूँ, और हम्म, वैसे तो मेरा स्कूल निवास रामगढ़ जांजगीर चांपा से है। जी। अ, मैंने 4 साल ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी को दिए हैं। जी। और यूपीएससी आप जैसे जानते होंगे कि इस देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। जी। इन 4 सालों में मैंने कई सफलताएं असफलताएं देखी। उस हम्म। दौरान मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा आती थी कि एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप हम्म। में हमको हम्म। तरह तरह की परेशानियां देखनी पड़ती है। और निश्चित रूप से ये हमारा युवा समय जो होता है, युवा जीवन का जो हम्म। समय होता है, वो हम्म। बहुत के डिस्ट्रैक्शन, तरह के विचलन होते हैं। तो मैंने यही प्रयास किया कि एक ऐसा बुक लिखूं जिसमें मैं उनके अंतर्द्वंद को बता पाऊं, जिनमें उनके दिमाग में जो जो ख्यालात आते हैं जी। उन विषय पर चर्चा करूं। तो पुराना 1 साल से प्रयास था, और आप लोगों के सहयोग से वो पूर्ण हो पाया, और एक जर्नी ऑफ ड्रीम, एक जी। सफरनामा के रूप में एक उपन्यास हमारे सामने है। ओके, नाइस। मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब एक हर बुक लिखने के पीछे एक स्टोरी रहती है, बिहाइंड द स्टोरी रहती है, तो इस बुक के पीछे में अब एक कुछ कहानी होगी जी, कहीं से आपने, जैसे इसमें एक मेन पार्ट मतलब मेन इसमें का कैरेक्टर एक मोहन, जी, तो वो कहाँ से आया? किसी से इंस्पायर है या आप अपने आप से रिलेट करते हैं या किसी और से? जी। ये जो मोहन कैरेक्टर है वो बेसिकली मेरा ही कैरेक्टर है। अच्छा। और इसमें जो स्टोरीज बताई गई हैं बिल्कुल रियल है, और किसी भी प्रकार का कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं किया गया है कहीं पर भी। हम्म। बस कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच में कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स जरूर हैं, हम्म। लेकिन बावजूद इसके ये कहानियों में आप बोल सकते हैं कि 95% आपको वास्तविकता ही नजर आएगी। ऐसा इसके और कौन कौन से पात्र हैं, कुछ उस पे आप थोड़ा सा नजर देंगे, मतलब लोगों को बताना चाहेंगे? जी, जी। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य किरदार है मोहन, हम्म। वो कहीं ना कहीं मेरे चरित्र से इंस्पायर्ड है। और हम्म। इसमें मेरे बचपन से लेके, मतलब बचपन से ही ऐसा रहा है मेरा वातावरण कि मैं शुरू से ही पढ़ने वाले छात्रों में रहा हूँ। तो और जब जी। आप बचपन से पढ़ने वाले छात्रों में रहते हैं तो लोगों को आपको लेके जो उम्मीदें हैं वो काफी हाई होती है। तो हम्म। वैसे ही जब मैंने यूपीएससी की तैयारी चालू की, तो लोगों की जो अपेक्षाएं थी मेरे से काफी हाई थी। तो उसमें समय समय पर बहुत लोगों ने सहयोग किया, मेरे मित्र समूह में बहुत लोगों का इसमें जिक्र है। जैसे मेरे स्कूल के कैरेक्टर जिसमें प्रताप और विवेक, जो कि मेरे बहुत ही करीबी अभी भी हैं, हम्म। और पहले भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली के जो कैरेक्टर्स हैं, मेरे दिल्ली की जर्नी जो इसमें लिखी है, तो अच्छा। दिल्ली के जो कैरेक्टर्स हैं वो लगभग सब वास्तविक कैरेक्टर्स हैं। हम्म। चाहे उसमें अमित की चर्चा हो, अमित, नितिन, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो हॉस्टल डेज की चर्चा है। जी। जी। कॉलेज के दिनों में मुझे जिन लोगों से सहयोग मिला, मेरे बड़े भैया के रूप में बहुत लोगों ने सहयोग किया मेरा, उन हम्म। सब की भी चर्चाएं इसमें है। और कुछ एक तरह से आप बोल सकते हैं कुछ प्रेम संबंध भी रहे हैं, और उसकी भी थोड़ी सी चर्चाएं इसमें देखने को मिलेगी। जी। बेसिकली ये जो बुक है आपकी, एक कंपटीशन एग्जाम के लिए पीएससी के, तो नॉर्मली ये जितने भी स्टूडेंट होंगे पीएससी का जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, उनको कितना इंस्पायर करेगी? हम लोग बहुत सारे नॉवेल्स या वेब सीरीज देखते हैं जिसमें एकदम ये बता दिया जाता है कि आप तैयारी करेंगे और उसमें सफल हो ही जाएंगे, या आप आईएएस आईपीएस बन ही जाएंगे। हम्म। जो मैं इस
तैयारी के दौरान मैंने ये देखा कि इतना आसान भी नहीं होता कोई भी जर्नी। हम्म। और जब आप लगातार एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में फेल कर जाते हैं, फिर आपका मॉरल भी डाउन हो जाता है। हम्म। आपको फिर दुनिया भर के ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा था, इस हमारी जो बुक है जर्नी ऑफ ड्रीम, हम्म। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई हमको अंततः अपने लिए ही खड़ा होना पड़ता जी। है। कोई आपके लिए जी। स्टैंड नहीं लेता, चाहे हम्म। आपके परिवार वाले हों, चाहे आपके कितने भी करीबी मित्र हों, एक समय के बाद आपको स्वयं के लिए ही खड़ा होना पड़ता है। हम्म। तो बस इसी के अंतर्द्वंद को दिखाते हुए जो इसमें जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अटेम्प्ट्स रहे हैं, मैंने 3 प्रयास के बारे में इसमें चर्चाएं की है। और संयोग से एक बार मेरा मेंस भी मैंने लिखने का वो किया था। तो जी। जब ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, उसमें आपको अब पूरा साइकिल ही 1 साल का होता है। आपको हम्म। प्रीलिम्स देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देना अगर होता है, आप किसी भी फेज में फेल होते हैं तो आपको फिर बैक टू जीरो, फिर प्रीलिम्स में आ जाना। फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रगल्स है, उस बीच में आपको अपने तबियत का, अपने शरीर का, अपने दिमाग का, हर तरह से सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये किसी सक्सेस स्टोरी को सेलिब्रेट नहीं करती, ये हम्म। लोगों के परिश्रम को, मेहनत को, छात्रों के त्याग को बताने के लिए मेरा एक प्रयास है। तो जर्नी ऑफ ड्रीम के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि छात्रों के जीवन में जिस तरह की मुश्किलें आती है, उसको एक हम्म। छात्र के रूप में मैं किस तरह से देखता हूँ, उस हिसाब से मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। नॉर्मल सा चीज, ये जर्नी एक बताती है एक पीएससी के, उसमें जो भी उनके बीच में भी जो भी मुसीबतें और मतलब कठिनाइयां आती हैं, उसके बारे में इससे पता चलता है। और बेसिकली ये बुक किताब मतलब इस बुक को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा है? अ, ये बुक का जो मेरा यात्रा है, आप बोल सकते हैं कि हम्म। ये पिछले वर्ष दिसंबर से मैंने चालू किया। पिछले वर्ष मतलब 2023 दिसंबर से। अच्छा, 2023 से 2023 स्टार्ट किया आपने? हाँ, हम्म। 2023 दिसंबर से मैंने प्रयास किया था। और शुरुआत से ही डायरी लेखन एक रुचि का विषय रहा है मेरा। हम्म। मैं शुरुआत से हिंदी लिखता रहा हूँ। तो एक डायरी लेखन करते करते और फिर बहुत सारे अखबारों में कुछ कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे। हम्म। और उसके बाद संयोग से मेरा क्या है, हिंदी में नेट की परीक्षा मैंने जब पास की, हम्म। तो ऐसा लगा कि हिंदी को आप एक थोड़ा सा क्या बोले उसको, एक गुरु दक्षिणा के रूप में जी। कुछ दिया जाए। और इसी क्रम में मैंने धीरे धीरे लिखते हुए ये सफर चालू किया लिखने का। और लगभग 1 वर्ष का समय मुझको लगा इसको। अभी पूरा भी नहीं हुआ है ये, मतलब वॉल्यूम 1 करके ही लॉन्च हुआ हाँ, है। वॉल्यूम संभवतः वन हो गया इसका तो, आगे की तो इसका जो बाकी है फीडबैक है स्टोरी। बहुत ही बेहतर आ रहा जी। है। और अगर सब अच्छा रहा तो जल्द ही वॉल्यूम 2 भी इसका आपके सामने होगा। तो ये जी। 1 साल का मेहनत था, जिसमें मैंने बहुत काम किया। आप लोगों का बहुत सहायता उसमें हुआ कि एडिटिंग, क्राफ्टिंग, फॉर्मेटिंग सब में हम्म। हर तरह से सहयोग मिला। और जी। तब जाके मतलब बहुत ही कुछ दिनों में, मतलब जब मैंने डिसाइड किया कि अब पब्लिश करना है, तो हम्म। लगभग महीना भर नहीं लगा और ये बुक के रूप में आपके सामने पब्लिश होके आ गया। ये बढ़िया बात बोला आपने कि साल भर लगभग टाइम लगा, सारा चीजों को आपने देखकर इस किताब को पूरा लिखा है। और इसका एक दूसरा पार्ट भी आने वाला है जिसमें शायद आपकी सफलता भी रहेगी, और जी एग्जाम क्लियर बिल्कुल। होने के बाद आप किसी पोस्ट पे होंगे, चाहेंगे हम लोग कि इसके बाद ही आपकी किताब आए दूसरी। जी जी। क्या मेरा भी अभी वही सब? विचार है। अभी ये वाला वॉल्यूम तो रुक जाएगा, लेकिन अभी दूसरे किताब पर काम जारी है, जो दूसरे क्षेत्र की। अच्छा, पीएससी एग्जाम क्रैक करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को? क्योंकि मैंने देखा है अब लोग अलग अलग जगह पे जाके कोचिंग करते हैं और बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीए करने के बाद में पीएससी पे जा रहे हैं। जी। तो मतलब डिफिकल्ट, मतलब एग्जाम तो चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ये प्री में आता है, मेंस में आता है, कि इंटरव्यू पे आता है? या तीनों अलग हम्म, अलग जगह पे अपनी अपनी मतलब कठिनाइयां लेके सामने खड़ी होती हैं तीनों? जी। मैं जहां तक समझ पाता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है, जो एग्जाम की प्रक्रिया है, वो काफी हम्म। जटिल है अपने आप में। आपको हम्म। सबसे पहले इस प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले धैर्य रखना आना चाहिए। कि ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि आप एक बार घुसे और तुरंत आप पास कर गए, जैसे हम 10th 12th में पास करते थे। तो ये हम्म। ऐसी परीक्षा नहीं है। इसमें आपको सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य के साथ सही रणनीति। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम्म। आपको मतलब प्रॉपर प्रीलिम्स के लिए ही ध्यान देना है, अंतिम 2 3 दिन में नहीं। जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस माइंडसेट से मेंस में उतरना है।
जैसे अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके पास कोई टॉपिक पर 150 250 वर्ड लिखने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए दिमाग में इतनी बारीकियां होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपको गौर करना चाहिए। और उसके अलावा जब आप, वैसे मेंस को टफ माना जाता है लेकिन मेरे हिसाब से प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। अच्छा। मैं खुद प्रीलिम्स में 2 बार फेल हुआ और हम्म। यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा पीएससी से ज्यादा कठिन माना जा सकता है। हम्म। तो उस दौरान आप अगर प्रीलिम से ही बाहर हो जाते हैं तो आप तो साल भर का मेहनत तो आपका गया, साथ ही आप जो कंपटीशन, जितने आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे उनसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सबसे हाँ, ये पहली तो है। रणनीति को प्रीलिम्स निकालने के लिए विशेष रूप से होनी चाहिए। हम्म। साथ साथ आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग लगातार करनी चाहिए। मतलब आप जब आंसर लिखे तो आपके आंसर में फ्लो हो, पढ़ने वाले को मजा आए पढ़ के। तो हम्म। ये 2-3 चीजें हैं। और साथ में इंटरव्यू के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन जो स्टेब्लिश हो पा हम्म। रहा है, कहीं ना कहीं हम्म। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपको ऐसी जगहों में बोलना चाहिए, चाहे आप कॉलेज के दौर में हो तो आपको स्टेज फियर बिल्कुल समाप्त कर लें। जी। कॉलेज के दौर में मैं भी एनएसएस से जुड़ा रहा था, तो हम्म। उसमें मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिला। मैंने बहुत सारे मंचों पर मंच संचालन किया है। हम्म। तो उससे मेरा जो इंटरव्यू या किसी से इंटरेक्शन करने का जो फियर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो ऐसे करके अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं, आप प्रीलिम्स के लिए हम्म। प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, मेंस के लगातार आप आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम्म। फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होता कोई भी। हाँ। नॉर्मली जैसा कहा जाता है कि आज के टाइम पे ये बोला जाता है कि पुस्तकों की दौर खत्म हो रही है। और पुस्तकों की दौर वैसे खत्म तो नहीं हो सकती, पुस्तकों की दौर कभी भी, बुक्स की। आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक पे और इस टाइप की, मतलब उपन्यास, ये जो नॉवेल होती है इस टाइप की, और भी नॉवेल्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जितने भी हैं, क्योंकि इस टाइप की हमने एक दो ही वो देखी है, स्टोरी देखी है, एक बीच में आई थी, जी। और ऐसी करके कुछ कुछ ही हमने देखी है करके। अगर जी। इस टाइप की अगर बुक्स और आती हैं, पीएससी से रिलेटेड हो गया या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम से जितनी भी रिलेटेड बुक्स होती हैं, जी। अगर और भी हैं, तो क्या लगता है आपको, स्टूडेंट इसको अच्छा वो देंगे, मतलब वैल्यू देंगे इसको? मैंने 12th फेल भी पढ़ा हुआ है, जो विशेष रूप हाँ, से हाँ। यूपीएससी पे था। जी, जी, जी। हाँ, मैंने डार्क हॉर्स भी पढ़ा हुआ है, नीलोत्पल निडाल का। हम्म। हम्म। और ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के भी कुछ लेखक थे, बैरिकेड और हाँ, गांधी चौक, ऐसे करके गांधी चौक, हाँ। मैंने लगभग वो सब सारी बुक पढ़े हुए हैं। हम्म। इसमें मैं ये देख पाता हूँ कि लोग बुक तभी लिखते हैं जब वो सक्सेस हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि सक्सेस होने के बाद ही लोग उनकी किताब पढ़ेंगे। हम्म। मैं भी यही सोचता था, मतलब कुछ वर्ष पहले मेरी भी यही थिंकिंग थी कि जब तक मैं सक्सेस ना हूं मैं इसको पब्लिश ना कराऊं। हम्म। लेकिन समय के साथ मैंने ये देखा कि सक्सेस स्टोरी से ज्यादा अभी लोगों को, या जो भी हमारे छात्रगण हैं, जो भी विद्यार्थी लोग हैं, हम्म। उनको आप स्ट्रगल कैसे करते हैं, स्ट्रगल को काउंटर कैसे करते हैं, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। उनको हाँ, पेशेंस बेसिकली। कैसे रखना है, ये चीजों को ज्यादा सीखना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप अधिकारी तो बन ही जाएंगे। अधिकारी बनना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल चीज है। अगर आप अच्छी रणनीति या मेहनत करते हैं तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये जो दौर है, ये जो युवा वर्ग का जो एक बोल सकते हैं, ये आजकल तो तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इस हम्म। दौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे काउंटर करूं, मैं आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं, हम्म। और कैसे मतलब समाज से जुड़कर अपने आप को टाइम दे पाऊं, ऐसा। तो जी। मतलब मेरी जो किताब है, मैं समझता हूँ कि ऐसा किताब शायद ही मैं अभी देखा हूँ मार्केट में। हम्म। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने अभी तक से ऐसी किताब नहीं देखी जो आपके मतलब विद्यार्थी के अंतर्द्वंद या उसके स्ट्रगल्स को बताती है। हम लोगों ने ये देखा कि किसी ने साथ दिया तो कोई आईएएस बन गया, किसी ने दिल तोड़ा तो आईएएस बन गया। हम्म। तो ये जो कहानी है ये छोटे बच्चों को रोमांचित कर सकती है। लेकिन जब आप एक तैयारी के फेज में होते हैं ना, तो आपको चाहिए होता है रियल स्टोरी, जो आपको बिल्कुल जिससे आप जुड़ सकें। तो ऐसी कनेक्टिंग स्टोरी है जर्नी ऑफ ड्रीम। हम्म। और मैं समझता हूँ कि एक पहला प्रयास है, और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मेरे को देखने को मिल रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लिखने में मेरे को सफलता मिल गई, ऐसा मुझको लगता है अभी फिलहाल जो फीडबैक लोगों से सुनता हूँ। तो एकदम स्वप्न लोकी में या कल्पना लोक में ना जाके रियलिस्टिक कहानी दिखाने के लिए ही मैंने जर्नी ऑफ ड्रीम को चुना। तो मैं यही समझता हूँ कि जर्नी ऑफ ड्रीम रियल स्टोरी है और स्ट्रगल्स की स्टोरी है।
जिसको सबको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बुक का मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है रीडर्स के द्वारा, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। मीन्स अभी तक का जो भी सेल आउट हो रहा है बुक का, जितना भी अच्छे से उसकी सेल्स आ रही है, बहुत कम बुक को इतना अच्छा जल्दी ओपनिंग मिल पाता है आज के टाइम पे एक्चुअल में। मीन्स सम पब्लिशर है, उसके बावजूद ये ऐसा चीज होता है कि बहुत कम राइटर्स को ऐसा होता है कि स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है, उसको बस मेंटेन करना रहता है बाद में। लेकिन ये आपकी बुक की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। नॉर्मल चीज यही चीज। अच्छा, मैंने आपकी बुक में ये देखा है कि उसमें अभिषेक पल्लव जी का ये वो है, उन्होंने लिख के दिया भूमिका शायद, जी। है ना? तो आप उनसे मिलते हैं, हाँ, मिले हुए हैं कभी? मेरा उनसे फोन में बात होता है, और अच्छा। मेरे बहुत मतलब करीबी कांटेक्ट में है वो। हम्म। मैं उनसे आज तक ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाया, जी। लेकिन उनसे कई टॉपिक्स पर डिस्कशन हुए, और एक एस्पिरेंट्स के रूप में भी मैंने उनसे बात किया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही है, तो उसको कैसे काउंटर करना चाहिए। हम्म। और जब मैंने बुक प्रकाशित करने की योजना बनाई, हम्म। तब मैंने उनसे बात किया कि सर मैं एक बुक योजना प्रकाशित करने की योजना बना रहा हूँ, अगर आप हम्म। उसमें कुछ फीडबैक देना चाहें तो वो मतलब बहुत स्वागत होगा उसका, ऐसे करके। तो उन्होंने मतलब तत्काल मैंने उनको मैसेज किया, और विद इन 15 मिनट्स उन्होंने मेरे को जो मैंने मांगा था वो बकायदा लिख के दे दिया, और शुभकामनाएं अच्छा। दी बुक के लिए। तो मतलब वो काफी हम्बल नेचर के हैं, जहां तक मैं समझता हम्म। हूँ। उसके बाद मेरे बुक्स में आप सौरभ चतुर्वेदी, जो यहाँ दिल्ली आईएएस जी 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 इंस्टीट्यूट, जो यहाँ जी जी जी, हाँ। की सबसे बड़ी हाँ संस्था हाँ। है, उनके जो संस्थापक हैं, उनका भी उसमें शुभकामनाएं ऐड है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, और कारवा बनता चला गया। ऐसा वाला सीन हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने सोचा नहीं था मुझे। और उसके बाद हमारी प्रोफेसर है साइंस कॉलेज की, हिंदी हम्म। डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, तो उनसे भी सहयोग मिला। एक दो बड़े भैया हैं जो अभी अधिकारी की पोस्ट में है, यहाँ जनपद सीईओ हैं। एक मेरे हम्म। दिल्ली के मित्र हैं जिनका बुक में मेंशन है, प्रमोद जांगा, जो असिस्टेंट कमांडेंट है दिल्ली में। और हम्म। अभी यूपीएससी का इंटरव्यू भी है उनका, शायद आज 10 तारीख है, आज ही उनका इंटरव्यू है। जी। ऐसे बहुत लोग ने सहयोग किया बुक के लिए, और मैं सबका मतलब दिल से आभार व्यक्त करता हूँ इस विषय में। बुक हमने भी देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छी बुक लगी हम लोग को। और ऐसा होता है कि आपकी बुक ऐसा लगा कि एक अच्छी रैंक पे भी जा रही है अभी के डेट पे, अमेजन वगैरह पे सेल आउट होने की वजह से, और एक अच्छी ऐसा हो सकता है कि बेस्ट सेलर की कैटेगरी वगैरह पे भी आ जाए बुक जी आपकी, जी है ना? जी। सर मेरे को मुझे एक चीज पूछना था कि जैसा नॉर्मली आपको बुक पढ़ने के बाद, जो भी अभी परचेज कर रहे हैं आपकी बुक को, किसी न किसी ने आपको फोन करके बताया होगा, तो कैसा बुक का फीडबैक बहुत ही मतलब बहुत सारे लोगों हम्म। ने मेरे को अच्छा ही बताया है। हम्म। विशेष करके जो मेरे बुक में मेंशन भी है, कृपेन तिवारी, जो हिंदी के काफी जानकार हैं, हाँ। मेरे सीनियर रहे हैं, और अभी वो जनपद सीईओ हैं यही हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा। ही। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझको विशेष रूप से बहुत 2 पैराग्राफ का मैसेज किया, चीजें हम्म। बताई, और हम्म। उन्होंने बताया भी कि कुछ त्रुटियां रह गई है, स्प्रिंट हुआ है कुछ कुछ। तो मैं उनको बताया कि हाँ, मैंने इसको सुधार के लिए भेज दिया है, और आगामी मतलब जब भी प्रिंट होके आएगा फिर वो हम्म। सुधार के आएगा। और इसके साथ मेरे को मेरे जो जूनियर्स रहे हैं कॉलेज के, उन्होंने बताया कि सर हमने बुक खोला, और बस ऐसा कि एक दो पेज पढ़ लें, उसके बाद एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, ऐसा सोच के एक दो पेज पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते सर पता नहीं चला हम कब लास्ट पेज तक पहुंच गए। तो ये मतलब एक पाठक, एक लेखक के तौर पे मैं बहुत खुश हुआ कि यार लोगों को इतना बढ़िया फ्लो मिल रहा है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी उन्होंने बुक खत्म कर ली। वैसे ही मेरी एक मित्र ने मुझको फोटो भेजा कि मुझको बुक रिसीव हुआ है दिल्ली में, मैंने उनको हम्म। अपने हाथों से यहाँ से स्पीड पोस्ट किया था। हम्म। तो मुझको बुक मिल गया है, पढ़ के एक दो दिन में बताती हूँ ऐसे करके। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने मुझको बता दिया कि बहुत अच्छा लिखा है, या फ्लो इतना अच्छा है, तुमने शब्द का चयन चरित्र के हिसाब से बहुत अच्छा किया है। तो वो एक खुशी होती है कि आपको मतलब तरह तरह के अलग अलग जगहों से जब फीडबैक आते हैं, मेरे जूनियर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, हम्म। टीचर्स हो गए, और मेरे फ्रेंड्स हो गए, उन सब का फीडबैक बहुत अच्छा आया। तो उसी के लिए मतलब काफी उत्साहित था मैं कि बहुत अच्छा रहेगा, और वैसा ही हुआ। जैसे किताब पे हमने देखा है, आपकी बुक पढ़ने के बाद पता चलती है कि उसकी जो भाषा और भाषा लिखने की जो शैली है बहुत ही सरल है। तो ये किसी से आपने हेल्प लिया वो लिखने के लिए, किसी के हिंदी के कोई अच्छे जानकार हों,
या पुराने कोई नहीं राइटर वगैरह हो, नहीं तो उनसे आपने कोई हेल्प या आप ही के दिमाग की उपज थी ये सारी चीजें लिखने की? मतलब मैं पता नहीं, मैं खुद नहीं सोच पा रहा था जब मैंने अपना बुक खुद पढ़ा, जब प्रकाशन से पहले मैंने पढ़ा, हम्म, तो मैं खुद हम्म, नहीं समझ पा रहा था कि कैसे मैंने मतलब इतना अच्छा लिख लिया, क्योंकि मैं इतने अपना आप को बहुत अच्छा नहीं मानता। लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी मतलब किसी का मैंने कोई हेल्प नहीं लिया। सब जो भी है भगवान की कृपा ही समझिए कि पढ़ते पढ़ते समझते समझते वो चीजें दिमाग में आ गई। और मतलब मेरे का ऐसा था कि यूपीएससी में हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था 4 सालों से, और हिंदी को लेकर शुरू से ही रुझान बहुत अच्छा रहा है मेरा। संयोग से हिंदी में नेट पेपर क्वालिफाई हुआ है और अभी पीएचडी करने की भी योजना मेरी हम्म, हिंदी में है। तो हम्म, हिंदी में शुरू से ही अच्छा रहा हूं मैं, लिखने हम्म, में राइटिंग स्किल्स भी ठीक ठाक है। प्रयोग था और हाँ कुछ मतलब मेरे जहाँ मैं अभी टीचिंग करता था, वहाँ के एक शिक्षक से मैंने हम्म, पढ़वाया था उनको कि सर आप एक बार पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है करके। तो उनका भी फीडबैक बिल्कुल अच्छा था कि बहुत अच्छा आपने लिखा है सर, मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना अच्छा भी कोई पहली कृति में लिख सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही उत्साह का विषय था कि लोगों को अच्छा लग रहा है ये चीज, और इसी क्रम में फिर मैंने प्रकाशन का निर्णय लिया फिर। अच्छा। इसके अलावा कभी आप, इसका तो पार्ट टू आएगा आप बता रहे हैं जैसा, इसके अलावा कोई और प्रेरणादायक बुक आप लिखना चाहें जो और भी लोगों के, आप मतलब आप किसी से इंस्पायर होते होंगे या किसी को कोई सक्सेस हो गया होगा कि अभी कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, उससे रिलेटेड कोई और भी लोग लगे होंगे आपको कि इनके ऊपर भी एक बुक लिखी जा सकती है, जी तो कोई ऐसा है कोई मैं और टॉपिक पे लिखते आने वाले हैं? जी जी मैं अभी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि ये भी जैसे बहुत मतलब थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि विद्यार्थी के मनोविज्ञान पर आधारित था ये बुक, कि हम्म, विद्यार्थी के दिमाग में क्या चीजें चलती है। और हिंदी का एक बहुत ही विशेष आप बोल सकते हैं भाग है कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास बोलते हैं जिसको हम लोग। हम्म, उसमें किसी भी पात्र के चरित्र के दिमाग में जो बातें चलती है वो हम्म, बताने का प्रयास होता है। तो मैंने उसी क्रम में ये प्रयोग तो किया, और मेरे को जहां तक लग रहा है कि थोड़ा बहुत सफल है ये। अब उसी क्रम में मैं एक प्रेमी के मनोविज्ञान को बताना चाहता हूँ। तो एक लव स्टोरी है जिसमें हम्म, क्योंकि आजकल युवा वर्ग को थोड़ा सा लव स्टोरी भी उत्साहित करता है। हमने हाफ गर्लफ्रेंड या कुल्हड़ भर इश्क ऐसे बहुत सारे उपन्यास पढ़े हुए हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे को भी वो उपन्यास बहुत अच्छे लगे थे। और एक स्टोरी भी मेरे आसपास है, मतलब मेरे मित्र की स्टोरी है। तो मैंने उससे बहुत उस चीजों पर डिस्कशन किया है और जल्द ही अभी उस पर काम चल रहा है, सबका हम्म, सहयोग रहा। तो आने वाले 3-4 महीने में एक और उपन्यास सामने होगा। अच्छा, मैंने अभी उसका नाम निर्धारित नहीं किया है, लेकिन वो लव ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो उसको लव एंगल करके नाम देना है ऐसा मैंने सोचा है। हम्म, और देखते हैं अब आने वाले समय में अगर सब सही रहता है तो बिल्कुल वो भी मतलब मनोविज्ञान पर ही आधारित है कि एक युवा वर्ग या एक युवा लड़का लड़की के दिमाग में किस तरह की भावनाएं आती है, किस हम्म, तरह के विचलन आते हैं, क्या क्या तरह के दबाव रहते हैं। तो इन सब चीजों से बताने का प्रयास है। अब वो परियोजना जो कितने समय में सफल होगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। जैसा कि आपने बुक लिखा है, बुक लिखने के एक फीलिंग होती है बुक लिखने में, तो और भी लोगों को जो लिखना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो अगर लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, अगर लिख रहे हैं तो उसको कंप्लीट कैसे करें, कुछ उनको मतलब अपने हिसाब से बताना चाहेंगे कुछ? जी बुक लिखना अपने आप में मतलब मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चीज है। हम्म, पहले मेरे को लगता था कि लोग ऐसे ही लिख लेते होंगे, हम्म, लेकिन जब आप अगर लगातार उससे जुड़े हुए हैं, उस पथ पर हैं, तो आपको वो चीजें थोड़ी आसान लगने लग जाती है। हम्म, तो बुक लिखना अपने आप में एक बहुत लंबा सफर है, क्योंकि इसमें आपको बहुत तरह की चीजें देखनी पड़ती है कि आपने जैसा आप क्या फ्लो मेंटेन कर पा रहे हैं जो पाठक को पसंद आएगा, हम्म, क्या आपने वैसे शब्दों का चयन किया है जो विद्यार्थी गरिमा या जो पाठक की गरिमा है उसके अनुरूप है। हम्म, उसके अलावा ये देखते हैं कि आपके बुक को पढ़ने के बाद क्या किसी पाठक को अच्छा लग रहा है, मतलब उसको फील होना चाहिए कि उसको कुछ अच्छा मिला। जी, तो ये सब को सोचते हुए मैंने ये बुक लिखा। और मैं यही कहता हूँ कि जब आप बुक लिखते हैं तो आपको एक तो अनुभव होना चाहिए, अनुभव इन सेंस
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक लिखने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि पहली बार सब फ्रेशर्स होते हैं। हम्म। अनुभव मतलब आपको परिस्थितियों का अनुभव होना चाहिए, आपको कम से कम पठन का अनुभव होना चाहिए कि आपने बहुत सारे उपन्यास पहले से पढ़े हों कि हम्म। कैसा लिखा जाता है। आप अच्छे अच्छे आजकल उपन्यासकार हैं, मैंने हम्म। तो प्रेमचंद जी को बहुत ही गहराई से पढ़ा हुआ है, जी। गोदान प्रिय उपन्यासों में से रहा है। तो उस क्रम में अगर आपके पास ठीक ठाक अनुभव है, आपकी शब्द चयन की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, और आप चरित्र के अनुकूल शब्दों का चयन कर पाते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर। तो उसको जैसे मित्र टाइप होते हैं, जैसे कुछ अच्छे मजाकिया शब्दों का प्रयोग, तो वो भी उसमें देखने को मिलेगा। जब मैंने अपने बड़ों से बातचीत किया तो उसमें आपने देखेंगे कि उसमें बहुत ही गरिमामय शब्दों का चयन हुआ है। जी। तो ऐसे शब्द के चयन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा किसी भी बुक में सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्लो। जब कोई पढ़े तो उसको उबासी नहीं आना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस आज यहीं तक, अब अगले दिन देखेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे जी। बहुत सारे उपन्यास देखे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि 2 पेज आज पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। तो हम्म। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक लेखक के रूप में असफलता है कि अगर आपका पाठक आपसे टूट जा रहा है, आपसे रूठ जा रहा है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्लो का ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द चयन का ध्यान रखना पड़ेगा। पात्रों के बहुत ज्यादा आप बांध के नहीं रख सकते, पात्रों को थोड़ा खुला छोड़ना पड़ता है, उनकी हम्म। भी एक स्वच्छता है, उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अंततः जब आप लिख लें कुछ भी चीजों को, जब लंबे समय से आप लिखते आ रहे हैं और लिख लें, तो एक दो अच्छे क्रॉस चेक करने वाले होने चाहिए, जिनको पता हो, जो थोड़ा अच्छा जानकार हो। जैसे मैंने जब किया तो हिंदी साहित्य के मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बड़े भैया हैं, मिश्रा जी, निमेश मिश्रा जी। तो वो हम्म। थे साथ में, मैंने उनको पढ़ने के लिए दिया। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनको मैंने बोला कि आप बिल्कुल समय निकाल के पढ़िए। मेरे साथ एक शिक्षक हैं गणित के, उनको दिया। तो 2-3 लोगों का जब फीडबैक मिला और लगा कि हाँ, अब इनका जो फीडबैक है अच्छा आ रहा है, मतलब ठीक ठाक ही लिखा है मैंने, तब जाके मैंने ये चेष्टा की कि अब प्रकाशन कराना चाहिए। हम्म। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखा और प्रकाशन करा लिया, ये हो सकता है मतलब आपको अच्छा लगे, लेकिन पाठकों के लिए ये चीज वर्थ इट नहीं होगी। तो हाँ, जब ये चीज आपको तो है। 2-4 लोगों का पढ़ के अच्छा लगे, तभी आप उस क्रम में आगे बढ़िए, मेरा ये मानना या कभी भी ऐसा होता है कि अगर आप बुक लिख रहे हैं तो उसको दो चार लोग से, या जो सीनियर हैं, पुराने राइटर्स हैं, उनसे आप चेक करवा लो, तो जो भी सुधार का उम्मीद रहती है वो बता देते हैं। है। जी बाकी तो लिखने के बाद ही में आपको समझ में आती है कि रियल में हमने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे हम अच्छा कर सकते थे, कहाँ पे और चीजों को सुधारा जा सकता था, कहाँ पे भाषा शैली अच्छी की जा सकती थी करके। वो तो जी सारा पब्लिश करवाने के बाद एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो जी पहले नॉर्मल भी बहुत सारी चीजें होती है, जो पहले ही हमको किसी सीनियर से एक बार दिखा के सारा चीजों को, कम से कम हमको पहले से ही थोड़ा सा अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती है जी उसको बढ़िया कर लेना चाहिए। जी 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 पर नॉर्मली जैसा ये होता है, मतलब पीएससी हो गया, आपका पीएससी का हो गया, स्टूडेंट जितने भी रहते हैं जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मतलब अपना स्टेट छोड़ के जा रहे हैं सारा चीज, तो आपको बेसिकली क्या लगता है कि ये जरूरी है कोचिंग में ही पढ़ाई हो सकता है, कि खुद से भी पढ़ाई करे जा सकता है उसको? पहले आप बोल सकते थे कि कोरोना के पहले का जो वातावरण है हम्म। और कोरोना के हम्म। बाद का जो वातावरण है, दोनों में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी है। हम्म। पहले, कोरोना से पहले हम ये मानते थे कि अगर आपको यूपीएससी, या जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और आपको पीएससी की तैयारी करनी है तो बिलासपुर आके करना पड़ेगा, ये अनिवार्य हम्म। लगता था आपको। लेकिन कोरोना ने बहुत सारी हानियां तो की, लेकिन एक अच्छी सुविधा दे दी कि अब आपको ऑनलाइन ही हर चीज उपलब्ध हो जाती है। कोरोना से पहले मैं भी दिल्ली में था 2019 के लास्ट लास्ट में, और जब कोरोना आया तो मुझको वहां से वापस आना पड़ा। और उस दौर पे मैंने ऑनलाइन क्लास किया, और मेरी लगभग 2 साल की पढ़ाई मैंने ऑनलाइन ही यहाँ बिलासपुर से किया है। हम्म। तो मतलब मेरा मानना ये है कि आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्रोत उपलब्ध हैं। जरूरत है मतलब आपको कंसंट्रेशन करने की, आप अच्छे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छा वातावरण है या नहीं। हम्म। मैं भी खुद अपने सिंगल रूम में रहता हूँ, पढ़ाई का अच्छा खासा वातावरण है। और आजकल तो लाइब्रेरी कल्चर इतना चल पड़ा है कि आपको हर बहुत ज्यादा एरिया में चल दो पड़ा है तीन आजकल, लाइब्रेरी हाँ। मिलते हैं। अगर आप घर रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि घर से बहुत ज्यादा दूर जाके, लोगों से या अपने परिवार से दूर जाके अब इतना 2-4 साल जो व्यतीत करेंगे, उससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। क्योंकि अकेलापन ही सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय की।
तो इसीलिए मैंने यही मतलब सोचता हूँ कि अब बिल्कुल आप घर रह के अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सकते हैं। हर तरह के स्रोत आज के समय में उपलब्ध हैं। तो कोई आजकल ज़रूरी नहीं रह गया कि बाहर जाके ही पढ़ाई किया जाए। अच्छा, ऐसा है ना। अब नॉर्मली ये चीज जानना चाहता था सर मैं, कि जैसे आपने बोला कि एक रणनीति बना के चलनी पड़ती है, किसी को भी अगर पीएससी का एग्जाम निकालना है, एक रणनीति बना के चलनी पड़ती है। आप किस हिसाब से लोगों को, जो अभी के बच्चे आ रहे हैं जो अभी पीएससी करना चाहते हैं, किस हिसाब से आप बताना चाहते हैं कि किस हिसाब से वो रणनीति बनाए, ताकि जो ये सफर है थोड़ा इजी हो जाए उनके लिए। जी। वैसे तो ये क्वेश्चन के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि अभी खुद मैं सक्सेस नहीं हूँ। अच्छा। अभी खुद उस प्रक्रिया में हूँ। लेकिन फिर भी अपने अनुभव से मैं ये बताना चाहूँगा। हम्म। मेरा मानना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रक्रिया में जब प्रवेश करते हैं, हम्म। तो आपके जो पहले 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट, ये आपका गोल्डन अटेम्प्ट होता है। अगर आपने ये 2 अटेम्प्ट्स में बहुत अच्छा कर लिया, मतलब इसमें आप सफलता प्राप्त कर ली, तो ये आपके हम्म। लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि जब तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में आप घुसते हैं, तो आपके पास ना हम्म। बहुत सारे कंटेंट्स हो जाते हैं। मतलब आपके पास बुक्स का लाइब्रेरी टाइप बन जाता है। जैसे मेरे पास आप देखेंगे, मेरे कबर्ड में पूरा बुक भरा हुआ पीछे। जी 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 जी, कबड्डी तो है वो पूरा। जब तीसरे अटेम्प्ट चौथे अटेम्प्ट में आप प्रवेश करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। हम्म। उसके बाद आपको अपने सपनों को छोड़ के ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा। फिर ऑप्शन बी देखते हैं लोग, फिर ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये बहुत तरह की चीजें हो जाती है। तो जब आप पहले और दूसरे अटेम्प्ट में होते हैं ना, तो आपके पास बिल्कुल रास्ता जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि मुझको ये पढ़ना है और ये खत्म करना है। लेकिन अगर आप तीसरे हम्म। अटेम्प्ट में चले गए, तो फिर घर से दबाव बढ़ेगा कि अब ये भी कर लो, अब बीएड कर लो साथ में, या अब एक हम्म। मास्टर्स डिग्री कर लो साथ में। तो ये जो है, ये लोगों को और विचलित करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो तैयारी की प्रक्रिया में अभी घुस रहे हैं, जो घुस रहे हैं वो तो अनुभव रखते ही हैं उन चीजों का। हम्म। जो घुस रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा कि पहला और दूसरा अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है। ये हम्म। अटेम्प्ट अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको 5 साल पंचवर्षीय प्रक्रिया टाइप नहीं घुसना पड़ेगा। आप 2 साल में 3 साल में निकल जाए। लेकिन कई लोग जो अभी तक से उस फेज को नहीं समझ पाते, वो घूमते रहते हैं। पहले फेल हुए, फिर वापस आ गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर वापस आ गए। तो ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले 2 अटेम्प्ट पर विशेष ध्यान करें जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं। तीसरा अटेम्प्ट में भी आप दे सकते हैं अच्छे से, लेकिन उसके बाद आपको फिर बैकअप का एक डर थोड़ा सा सताने लगता है। तो पहले 2 अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के ही चलें। हाँ, नहीं हुआ तो बल्कि बहुत ज्यादा आपको घबराना नहीं है। मैं बोला भी स्टार्टिंग में कि धैर्य बहुत बड़ी चीज है एग्जाम के लिए। हाँ, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपके में ये क्षमता होनी चाहिए कि फिर मैं उठ खड़ा होऊंगा, फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये धैर्य होना ही चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए कहा है कि है ना, कि मतलब किसी ने लिखा है सफलता वक्त मांगती है, जी 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 तो वो वक्त देना ही पड़ता है उसको। नॉर्मली जी इस ये जो सफर चलता है, कोई भी अगर स्टूडेंट नया आ रहा है इस पे पीएससी पे, या जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं जिन लोग, अब किसी किसी का बहुत लंबा टाइम हो जाता है मतलब तैयारी करते करते, तो नॉर्मली अगर उस बीच में बहुत लोग ऐसा होता होगा डिप्रेशन पे भी चल देते होंगे, बहुत लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम आता होगा, तो मेंटली और फिजिकली जी अपने आप को स्ट्रांग कैसा रखा जा सकता है, क्योंकि पीएससी के लिए बोला जाता है आपको 16 17 18 घंटा पढ़ना पड़ता है करके। उस बीच पे जी आपके पास ऐसा वक्त नहीं होता है कि आप स्पोर्ट्स पे जा सकें या फिर बाकी और किसी चीजों के लिए एक्टिव हो सकें। इसके अलावा तो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली? जी। हम ये सुनते हैं कि, और ये सबसे बड़ा मतलब मेरे हिसाब से लगता है सबसे बड़ा मिथक ही यही है कि 16 17 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हाँ पढ़ना हाँ। पड़ता। अगर आप कंटिन्यू है, मतलब आप लगातार निरंतरता में कुछ चीजों को लेके चलते हैं, आप छह हम्म। सात घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हैं 24 घंटे में, तो बहुत अच्छा आप अपने आप को पाएंगे 2 3 महीनों में ही। ठीक है। दूसरी बात, ये जो फेज है बहुत डिप्रेसिव फेज है। हम लोग को बहुत सारी डिप्रेशन होते रहते हैं समय समय पर। हम्म। और मेरे बुक में एक डिप्रेशन का भी मेंशन है। आप जब लास्ट में आएंगे, तो वो सस्पेंस ही वही बस रुका हुआ है कि जब थर्ड अटेम्प्ट नहीं होता है, तब जो कैरेक्टर है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, कमरा नहीं खोलता है। लोगों को बिल्कुल ऐसा लग सकता है यहाँ पर कि वो गलत कदम उठाने वाला है। और मैक्सिमम हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि ये जो डिप्रेशन का जो फेज है, और खास करके युवा वर्ग में जो डिप्रेशन है, हम्म। ये वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो लड़के हैं, लड़कों में सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि हम अपने जल्दी जो मन सक्सेस की चाहिए। बातें हैं, हम किसी से कह नहीं पाते। जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर कुछ चीजों को बात चर्चा करेंगे,
तो वो हमारी मतलब खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं कि यार तू क्या बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता, लड़के रोते नहीं, या लड़के इमोशनल नहीं होते, लड़के ऐसे हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब चलते हुए आया है। तो मैं इसका बहुत ही मतलब कटु आलोचक कर रहा हूँ कि भाई हम भी तो इंसान है ना, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, और हमको जब असफलताएं होती है तो हमको भी किसी की जरूरत होती है जो हमारे हमको कंसोल कर सके, जो हमको बता सके कि भाई कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, आगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। हम बहुत सारे मूवी में ये सब चीज देखते हैं, हम्म। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि एक असफल लड़के को या एक असफल इंसान को कोई नहीं पसंद, उसके घर वाले तक पसंद नहीं करते, तो फिर तो आप किसी और से क्या ही उम्मीद रखेंगे। तो ये जो फेज होता है बहुत डिप्रेशन का फेज होता है, हमको अपने जो इमोशनल बैगेजेस हैं, अपने जो मानसिक द्वंद की स्थिति है, उसको खुद झेलना पड़ता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, और जब भी मैं सेमिनार में जाता हूँ, मैंने डीएड का भी प्रशिक्षण कराया हुआ है, तो हम्म। उसमें मैं जब जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ युवा वर्ग को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने आसपास आपको एक दो अच्छे संबंध बना के खुद रखने होंगे। एक दो संबंध, चाहे वो आपको बहुत अच्छा मित्र हो, आपके बहुत अच्छे कजन्स हो, या आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है वो भी आप कर सकते हैं, जब तक आपको हानि ना हो उन चीजों से। तो ऐसे एक दो अच्छे संबंध आपके आसपास होने चाहिए, जो आपको बिल्कुल गलत परिस्थिति आने पर आपका सहायता मोटिवेट कर कर सके। सके, जो जी 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 बेसिकली बिल्कुल। मोटिवेट कर सके। आपको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है आज के टाइम जी पे। जी, और और फील्ड ये पे एक ऐसा तरफा हो ना हो, गया मतलब कि आप भी टेंशन के झटके आपको होते भी हैं। मतलब उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा उस परिस्थिति में जब वो हो। तो ये एक दो चीजें हो गई। दूसरी बात, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो अंततः सत्य नहीं है, मतलब वही एक अंतिम सत्य नहीं है। दुनिया में हम्म। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें करने को है, अगर आप इसमें असफल भी हो जाते हैं तो भाई दुनिया खत्म नहीं हो जाती, आप कहीं और अच्छा कर सकते हैं। और मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि पढ़ाई इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। तो पढ़ाई जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अपने आप के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को जो खुशी मिलती है उन चीजों के लिए समय दें, मूवी देख लें, कुछ अच्छा मूवी देख लें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें, तो इनसे आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि पढ़ना तो हमको मतलब ऐसा है कि भाई एक एक घंटा दो घंटा, एक एक दो दिन तो नहीं पढ़ना, हमको तो कंटिन्यू पढ़ना है, 3 4 साल पढ़ना है। तो इस दिन हम्म। तक आपको अपने आप पे मोटिवेट करके भी रखना है। तो उसके लिए आपको दो चार अच्छी किताबें, दो चार अच्छे मित्र, दो चार अच्छे हैबिट्स, हॉबीज वो डेवलप करनी होगी। आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आपके में ये गट्स होनी चाहिए कि आप अकेले ही काफी हैं। मतलब मैं वो फेज भी देखा हूँ कि मैं रात को 11 बजे अकेले मूवी देखने चला गया था, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अकेले मूवी देखने चला गया था। और मनोविज्ञान मानता है कि अगर आप मूवी थिएटर में अकेले और रेस्टोरेंट में अकेले जाकर खाने की हिम्मत रखते हैं, मतलब आप काफी कॉन्फिडेंट हैं जिंदगी में। तो ऐसी क्षमताएं हमको डेवलप करनी चाहिए, किसी पर बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज नहीं डालना चाहिए कि भाई ये नहीं मिला या ये नहीं मिली तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, या ये जॉब नहीं मिला, या हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत धारणा है। जीवन बहुत बड़ा है, पढ़ाई इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर चीज के लिए समय निकालना हमको पड़ता है, 24 ही घंटे हैं हमारे पास। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपका डिप्रेशन है उसको आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप स्वीकार्यता का गुण रखेंगे, एक्सेप्टेंस रखेंगे, कि नहीं हुआ तो ठीक है ना यार, नहीं हुआ तो छोड़ो ना, कुछ और करेंगे। तो ऐसा वाला सीन जब आपके दिमाग में आएगा तो आप डिप्रेस नहीं होगे फिर उसके बाद। नॉर्मली हर किसी के लिए तो एक रास्ता नहीं हो सकता, हर किसी के लिए अलग अलग रास्ता होता है। कोई रास्ता अगर आपके लिए नहीं बना है तो क्या पता कोई दूसरी रास्ता आपके लिए इंतजार कर रहा हो, आप उस रास्ते में जाना बिल्कुल। चाह ही नहीं रहे हो, और ले जाती है किस्मत कभी कभी उसी रास्ते पे लेके जाती है जहाँ पे आपका सक्सेस होता है। जी नॉर्मली ये जो होता है कि मतलब आज के डेट पे ऐसा हो गया कि नॉवेल्स वगैरह पढ़ना आजकल बंद कर दिए हैं लोग। वो मतलब मैक्सिमम आप भी देखते होंगे कि मतलब जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ के अगर और 5 लोग से आप बात करेंगे तो उतना वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली नॉवेल पढ़ना या बुक पढ़ना, इस अपने एकेडमिक्स बुक्स के अलावा, या नॉर्मल स्टोरी बुक्स हो गई या पोइट्री बुक्स हो गई, ये सारी चीजें पढ़ना मतलब वो बहुत ज्यादा असर करता है। नॉर्मली अगर आप वेब सीरीज देख रहे हो तो वेब सीरीज देखने में आप उस कैरेक्टर में घुसते जाते हो। लेकिन एक नॉर्मल से चीज ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, नॉवेल को पढ़ रहे हो, जैसे आप ही क्या बुक पढ़ रहे हैं अपन, तो जी नॉर्मल सा चीज ऐसा होता है कि उसमें आप उस कैरेक्टर को इमेजिन करने लगते हो, आप उस सीन को इमेजिन करते हो कि क्या हो रहा होगा टाइम पे करके, जी। है ना, ये सारा चीज हो जाता है। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी आजकल स्टूडेंट्स हैं, आजकल ये नए चीजों को या बुक्स हो गया, इस सारी चीजों को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं,
सिर्फ एकेडमिक बुक्स हो गए, हम्म, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। जी तो जी। उसके लिए पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बुक्स पढ़ना हमको जीवन जीना सिखाता है, मतलब जीवन जीने के तरीके सिखाता है। और शुरुआत से ही हिंदी साहित्य से जुड़ा रहा हूँ मैं, हम्म। और हिंदी साहित्य ने बहुत कुछ दिया भी है मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने मनु भंडारी का जब यही सच है हम्म। कहानी है वो पढ़ा, तो मुझको समझ आया कि स्त्री मनोविज्ञान कैसे काम करता है। मैंने जब गोदान पढ़ा, तो गोदान के विषय में मैंने देखा कि कैसे, मतलब एक पारिवारिक या एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में किस तरह से लोगों का शोषण होता है, किस तरह से लोगों का जीवनचर्या चलता है। वैसे ही जब आप तरह तरह के अलग अलग तरह के उपन्यास पढ़ते हैं, अभी मैंने हाल ही में अक्टूबर जंक्शन पढ़ा, दिव्य प्रकाश दुबे अभी वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में उभरे हैं। तो उनका उपन्यास मैंने पढ़ा, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे एक राइटर, उसमें एक राइटर की ही जर्नी दी हुई है, हम्म। और एक कैसे एक राइटर भी डिप्रेशन में आता है, कैसे भी एक राइटर को कहानी ढूंढना होता है। और आप कितने उसमें, मतलब मेरे को जो सार समझ आया, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी हम्म। कि क्या सब कुछ पा लेने के बाद भी हम वो पा लेते हैं जो हम पाना चाहते थे। तो ये एक बहुत गहरी लाइन मुझको पता चली कि भाई हमने कुछ चीजें चाही, वो हमको नहीं मिली, उसके बाद हमको हर चीज मिल जाए दुनिया की, तो क्या हमने वो पा लिया जो हम चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है जीवन में। हम्म। तो ये कमी को कहीं ना कहीं भरने का काम करती है अच्छी किताबें। जब आप अच्छी किताबों का पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको लैंग्वेज तो अच्छा होता ही है आपका, ये तो अच्छी चीज है कि लैंग्वेज, वर्ड का सिलेक्शन, ये सब अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ आपको किसी चरित्र के मनोविज्ञान को समझने में, किसी पाठक के मनोविज्ञान को समझने में आसानी होती है। आप बहुत ही मुखर होके आगे बोल पाएंगे अगर आप कोई अच्छा बुक किताब पढ़ते हैं। और मेरे बहुत सारे प्रिय किताब रहे हैं, ट्वेल्थ फेल उनमें से एक रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बिल्कुल सफलता पर ही निर्भर कोई कहानी हमको ही क्यों आकर्षित करे, हमको स्ट्रगल की कहानी भी तो आकर्षित करनी चाहिए, संघर्ष की कहानी भी आकर्षित करनी चाहिए, क्योंकि एक संघर्ष करने के बाद ही कोई सफल होता है। हाँ, ये तो इसी क्रम में एक बुक था, और मतलब ये जो क्षेत्र मैंने चयन किया थोड़ा सा ऐसा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, या लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, लोग इन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आगे मेरे को शुभकामनाएं देते हैं कि अब आप आगे लिखें, तो बिल्कुल आप सफल होके लिखें। और अच्छा लगता है कि अब अच्छे बुक्स पढ़ते पढ़ते आप एक अच्छी किताब लिख जाते हैं तो। यही सारा चीज है। आप अपने कुछ रीडर्स के लिए बारे में बोलना, मतलब रीडर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आपकी बुक के लिए? हम्म। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस, मतलब ये मेरा ही प्रयास नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों का प्रयास था। जैसे मैंने बताया, लिखा भले ही मैंने है, हम्म। हर चीज मैंने किया, लेकिन जिन्होंने उसको पढ़ के मेरे को फीडबैक दिया कि भाई अच्छा है, अब इसको बिल्कुल प्रकाशित कराइए, उस क्रम हम्म। में उन तीन चार लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बावजूद फिर आपका जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन हाउस से मुझको हर तरह से सहायता मिलता रहा। मैंने जैसा गाइड किया उनको, जैसा मैंने निर्देश दिया, उन्होंने वैसा करके दिया मुझे। उसके बाद जितने अच्छे मेरे मित्र समूह के लोग हैं, या जितने सीनियर जूनियर्स और परिचय के लोग हैं, उन्होंने तुरंत उन चीजों को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फीडबैक दिया। कई लोग जो फीडबैक नहीं दे रहे थे, मैंने उनको ये भी बोल के बोला कि भाई आप पॉजिटिव ही नहीं, मुझको निगेटिव फीडबैक भी दीजिए कि कहाँ कमी रह गई, मुझको और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो बहुत लोगों ने बताया कि कुछ त्रुटियां हुई है, उन त्रुटियों को हम्म। आप सुधारेंगे तो वो चीजें अच्छी हो जाएगी। मैंने ये बुक जो लॉन्च किया था, आप जान रहे हैं कि ये जी, जी। 199 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ। और मुझे एक रीडर ने फीडबैक किया कि भाई ये 104 पेज का है, और आप इसको जब 199 में बेचेंगे, हम्म। और आपका जब 30 रुपीज या 35 रुपीज जब आप डिलीवरी चार्ज देंगे, तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो हम्म। बाकी पृष्ठभूमि के लोग शायद ना अफोर्ड कर पाए। तो हम्म। उसको मैंने विचार करते हुए तुरंत इसके प्राइस को 160 करा दिया, कि हम्म। क्योंकि मिनिमम प्राइस ही इसका 160 था। तो मैंने बोला कि मुझको इससे प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझको बस लोगों तक ये बुक पहुंच पाए, ये देखना है। तो इसके प्राइस को मैंने कम कराया। तो जैसा जैसा मेरे को फीडबैक मिला, मैंने उस पर काम करने का प्रयास किया है और आगे करता रहूंगा। तो मैं यही सबसे बस यही आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अच्छे या सुधारात्मक मेरे को फीडबैक दिए हैं, और आगे देते रहेंगे, उनका सहयोग मिलता रहेगा।
और बिल्कुल मैं सबके लिए बहुत ही आभारी हूँ, आपके पब्लिकेशन के लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक विशेष करके रजनी मैडम का विशेष सहयोग रहा है। जी। उन्होंने हर जगह मतलब मेरे को जैसा उनको बोला उन्होंने करके दिया। हम्म। और अगर आगे हम लोग बिल्कुल काम करेंगे और मुझको एक और अभी जो मेरी प्रोजेक्ट चल रही है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और बस यही कहना चाहूंगा कि सबको एक बार कम से कम एक बार ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। ये बुक आपको शायद बहुत तो ना सिखाए, लेकिन हाँ आपको युवाओं के संघर्ष का सम्मान किसी के बच्चों के, या आप खुद स्वयं एक एस्पिरेंट हो, एक छात्र हो, तब आपको समझ आएगा कि हम्म। एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है ना वो आसान नहीं होती। हाँ, हमको तरह बिल्कुल। तरह की चीजों से गुजरना होता है। तो ये बुक आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन वो उन चीजों का सम्मान करना सिखा देगी, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। तो बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू सर। और मैं आपको आपकी बुक के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं। और मैं ये चाहूंगा कि आपकी बुक बेस्ट सेलर पे है और आप इस राइटिंग के फील्ड पे भी बहुत अच्छा नाम कमाएं। और जी साथ में ये भी चाहूंगा जो आपका दूसरा पार्ट है आप उस समय आपका सारा चीज क्लियर होके किसी पोस्ट पे होने के बाद आप निकालें। और अगली बार अब हम आपके नाम के आगे कुछ अलग चीज देखें, मतलब एसडीएम कलेक्टर ऐसा कुछ। देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जी। बिल्कुल जारी है। और अभी पीएचडी करने का प्रोग्राम है मेरा, तो कुछ लगे ना लगे डॉक्टर तो कुछ सालों में लग ही जाएगा सामने नाम के। ठीक है, थैंक यू सर, टाइम जी देने के लिए थैंक यू। अपना। थैंक यू। वेलकम सर।